हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो मुआहिदा जो है वो तय पा गया है और जो प्रोग्राम है उसकी बहाली अब इज़ ऑन द कार्ड्स। पहले आईएमएफ और फिर मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब के बयान के मुताबिक दोनों फरीक़ैन के दरमियान कई हफ्तों से जारी जो मुज़ाकरात थे उनका बिला फाइनली जो है वो नतीजा निकल आया है और अगली जो किस्त है उसकी इजरा अब जो है वो हो जाएगी। मुआहदे के तहत आईएमएफ पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ डॉलर से ज़ायद की किस्त जारी करेगा, जिसके बाद आईएमएफ प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 2019 से लेकर अब तक जारी होने वाली जो रकम है वो 3 अरब 20 लाख डॉलर हो जाएगी। मुशीर ख़जाना ने इसी हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अगर गौर से उन्होंने जो वहाँ फरमाया उस पर बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए जो नए मुआहदे हैं का नया मुआहदा है, इसके तहत 3 अहम टारगेट्स जो हैं वो आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिए हैं। जनरल सेल्स टैक्स यानी कि जीएसटी में इस्लाहात लानी होंगी। मुशीर ख़जाना के बकौल एक ज़िमनी फाइनेंस बिल लाया जाएगा इसके लिए। दूसरा जो अहम तरीन टारगेट दिया गया है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के अंदर माहाना बुनियादों पर 4 रुपये का इजाफा है। मुशीर ख़जाना ने कहा कि इसको 30 रुपये तक ले जाना होगा ताकि जो बजट के अंदर पेट्रोलियम लेवी का 640 अरब रुपए का टारगेट रखा गया है उसको पूरा किया जाए। तीसरा जो हदफ है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और इख्तियारात देने के हवाले से बिल है, उसको पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ मुशीर ख़जाना ने यह भी दावा किया कि वो आईएमएफ से 350 अरब की जो टैक्स छूट है वो मनवाने में कामयाब हो गए हैं। उसमें ज़री शोबा, इनकम टैक्स और प्रोविडेंट फ़ंड शामिल हैं। आईएमएफ के साथ जो ये मुज़ाकरात हैं इनकी कामयाबी और नई किस्त की इजरा के बाद अब पाकिस्तान के लिए जो इकोनॉमिक डिलीवरेबल्स हैं यानी ये जो टारगेट्स दिए गए हैं इनको पूरा करना कितना बड़ा चैलेंज होगा और स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद में जो इजाफा है उसका भी मईशत पे क्या असर पड़ेगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब, माहिर मुआशियात हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मुआशियात हैं, साबिक मुशीर वजारत ख़जाना। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी खाकान साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। किस तरह देख रहे हैं सर जो आज अब ये फाइनली काफ़ी अरसा लगा बहुत क़यास आराई भी होती रही इसके ऊपर कि मुआहदा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा फ़र्क है शायद जो आईएमएफ मांग रही है पाकिस्तान से और जो मुशीर ख़जाना देना चाह रहे हैं, बट अब जो फैसला सामने आया है सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं और आपके ख्याल में क्या सचमुच जो मुशीर ख़जाना जिस तरह कह रहे हैं वो काफ़ी कंसेशंस लेने में कामयाब हुए हैं आईएमएफ से? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये प्रोग्राम का जो हमारा साइन हुआ था ये जून 2019 में हुआ था। ये पाकिस्तान का 23वां आईएमएफ प्रोग्राम है। जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट राइट, पाकिस्तान ने आज तक जो 12 रिव्यूज़ के प्रोग्राम होते हैं उसमें सिर्फ एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है। सो पाकिस्तान हैज़ लिटरली बीन इन अ फंड प्रोग्राम एवरी डेकेड ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। हमारे पिछले 3 रिव्यूज़ इकट्ठे हुए, कुछ कोविड की वजह से डिले हुआ। अब जो ऑनगोइंग निगोशिएशंस हुई हैं, प्रायर कंडीशंस आपके सामने हैं। ऑब्वियसली ही हैज़ ट्राइड टू गिवन कंडीशंस में थोड़ा सा नरम करवा सकें उन कंडीशंस को। सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं, अगर फूड ईटेबल्स जो हमारे सारे हैं, एग्रीकल्चर और हेल्थ, इन पे नहीं लगता तो इस पे आम आदमी पे बोझ कम होगा। और कुछ ऐसी मशीनरी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे लगने से शायद उनकी दरामद कम हो जाएगी, और अगर उनकी बरामद कम हो जाती है तो उससे भी एक फ़ायदा हो सकता है। जहाँ तक पीडीएल का ताल्लुक है, हमने 610 अरब रखा था, सो उसको थोड़ा सा टेम कर दिया गया है, सो दैट्स हेल्पफुल। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑब्वियसली आईएमएफ के पास ममालिक तब जाते हैं जब वो किसी डिफ़िकल्टी में होते हैं। पाकिस्तान हमेशा आईएमएफ के पास
19 में भी तभी गया था। तकरीबन हम रिपीट देख रहे हैं कि हमारा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिस्टर्बेंस है और उसकी करेक्शन करने के लिए हमें करेक्टिव मेजर्स लेने पड़े हैं। ये मॉनेटरी साइड पे भी हैं। सो आईएमएफ आपको क्या कहता है कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की एक स्टेबिलिटी देखें, आप फिस्कल स्टेबिलिटी देखें। आई थिंक एक जिक्र अभी नहीं किया तरीन साहब ने, वो ये है कि हमें कुछ अपनी स्पेंडिंग में भी कटौती करनी पड़ेगी ताकि हम अपनी ग्रोथ को भी थोड़ा सा टेम कर सकें। जो 5-6% की दिखाई दे रही थी उसको 4 के करीब ला सकें। और कुछ पीएसडीपी यानी कि करंट एंड जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें भी आई थिंक कुछ कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्राइमरी आपका डेफिसिट है वो बढ़ा हुआ है पिछले 4 महीने में कंपेयर टू द लास्ट years 4 months। सो ओवरऑल आप इसको इस तरह देखें। मैंने हमेशा ये कहा है कि फंड का प्रोग्राम आपको करना चाहिए जब आप डिफिकल्टी में हो। दैट्स व्हाट द आईएमएफ इज फॉर, टू हेल्प इंटरनेशनली कंट्रीज व्हेन दे आर इन ट्रबल। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हम अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज को तय नहीं करेंगे और वो पाकिस्तान अपनी हैवी लिफ्टिंग खुद नहीं करेगा, तो ना लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का टारगेट जो कि हम चाहेंगे कि 4 से 5% टेम हो जाए ऑन द लॉन्ग रन, और हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ 6% को क्रॉस कर जाए ताकि हम अपनी जॉब्स क्रिएट कर रहे हों, हम उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। सो यस, इन द शॉर्ट रन आई थिंक इट हेल्प्स, इट विल काम द मार्केट्स, और एक्सचेंज रेट में भी होपफुली सम स्टेबिलिटी विल बी देयर। डॉक्टर जुबैर सर, आप भी योर कमेंट्स, इनिशियल कमेंट्स जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तफसीलात सामने आई हैं, और सर यही जो डॉक्टर खाकान ने भी जिक्र किया, पर अब इससे एकदम फिर से वो जो 2019 में भी जब हम प्रोग्राम में गए थे जो इनिशियल एक इम्पैक्ट आया था कि इकोनॉमी को स्लो करना इस वक्त एम है, अब लगता है कि हम दोबारा उस फेज में जाएंगे। जनाब देख जी डॉक्टर जुबैर, आपको आवाज आ रही है? जी जी, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो जी, आई कैन। जी डॉक्टर जुबैर, आपकी आवाज आ रही है सर, फरमाए। जी, मैंने कहा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो प्रॉब्लम्स दरपेश है मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस के, उनकी बुनियाद जो है वो पाकिस्तान का बजट डेफिसिट है। वो जब बजट डेफिसिट बड़ा होता है तो उसकी रिफ्लेक्शन करंट अकाउंट डेफिसिट में जाती है, और वो ये तो एक मैक्रो इकोनॉमिक टोटोलॉजी। और जब वो वहाँ पर डेफिसिट होता है तो आपकी या रिजर्व्स कम होती है या एक्सचेंज रेट जाता है, और साथ ही इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब बजट डेफिसिट है वो मनी सप्लाई को भी बढ़ाता है, इसलिए कि यू हैव टू क्रिएट मनी, यू हैव टू बोरो, और आपने जब स्पेंडिंग की तो ये सारी बुनियादी चीज़ ये है। ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम 2019 से चल रहा है, इससे इस बुनियादी चीज को एड्रेस नहीं किया, और इंटरेस्ट रेट को एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बनाकर इसको ठीक करने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग पैसे डिपॉजिट करेंगे, खर्चेंगे नहीं, या लोग बोरो नहीं करेंगे तो खर्चेंगे नहीं, तो उससे शायद ये जो डोमेस्टिक डिमांड है ये कम हो जाएगा और करंट अकाउंट कम होगा। अभी हमने देख लिया ये 2-3 सालों में इसका कोई इंटरेस्ट रेट का कोई कामयाबी से ये इस्तेमाल नहीं हुआ, और इस पर मैं 3 साल से बहस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में चूंकि प्राइवेट सेक्टर की एक्सपेंडिचर्स क्रेडिट के जोर से नहीं चलती, ये तो प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट दिया ही नहीं जाता, सिर्फ बिजनेसेस को दिया जाता है। तो जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो आप बिजनेसेस के कॉस्ट को बढ़ाते हैं, उनकी कंपेटिटिवनेस खराब होती है और एक्सचेंज रेट पर और उसका असर होता है। तो जो बुनियादी हमारी कमजोरियां हैं उसको आईएमएफ का प्रोग्राम ने नहीं एड्रेस किया, और हमारी अपनी इकोनॉमिक टीम ने ना इसको समझा। मैं पहले दिन से इमरान खान की हुकूमत को ये एडवाइस करता हूँ, ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो फंडामेंटल्स है उसके ऊपर जाना चाहिए। अब जो भी अभी ये कर रहे हैं उस प्रोग्राम को रिवाइव कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर रिवाइव हो गया उससे कोई पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है ना वो चेंज होने लगी, और ना ही ये जो मुश्किलात है वो कम होने लगे हैं। अभी भी आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती जाएगी, और उसके साथ जब वो बढ़ता है तो आपकी डेट बढ़ती है। जब भी डेफिसिट होता है वो डेट बढ़ती है। इसी तरह आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ता है, वो वैसे के वैसे बरकरार रहेगा, वो उसकी वजह से भी आपकी डेट बढ़ती है। पाकिस्तान पहले से ही मकरूज है और इतनी ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स के नीचे दबा हुआ है कि हम तकरीबन जितनी भी हमारी टैक्स कलेक्शन है उसका तकरीबन 60-70% जो है वो हम सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में देते रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हमने पहले देखा कि हॉट मनी आई,
उसने भी हमारी एक्सचेंज मार्केट को डिस्टेबलाइज किया, उसके खिलाफ भी मैं बहुत बोला। मैं स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट में उसकी मेरी पिटिशन पेंडिंग है, वो वहां पर एक्सेप्ट हो चुकी है, अब वो किसी वक्त लगेगी कि ये कितनी मुजिर थी। फिर उसके बाद रोशन पाकिस्तान स्कीम को लाए कि वो एक नए हॉट मनी का तरीका है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा बैन अवी बैंक बना रहे हैं, और वो भी सारे हमें पाकिस्तान को मकरूज भी कर रहे हैं, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी हमें भरनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है हाई एनर्जी कॉस्ट की। हाई एनर्जी कॉस्ट में सबसे दो बड़े वजूहात हैं। एक तो ये है कि हमने हमारे जो लॉसेज हैं वो 18-20% है, उसको कम करने की कुछ भी यहाँ पर इस हुकूमत ने या पिछली हुकूमतों ने नहीं किया। दूसरा यह है कि IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स हुई हैं वो हमारे लिए पाकिस्तान को तबाह करने के लिए की गई हैं, उसको इन्होंने रीनेगोशिएट किया। डॉक्टर साहब यहाँ एक ब्रेक लेने, माफ करिएगा मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, जब हम वापस आएंगे तो हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें डॉक्टर ज़ुबैर ख़ान साहब से और डॉक्टर खाकान नजीब साहब से, और हम बात करें जो IMF से मुआहिदा फ़ाइनल हुआ है पाकिस्तानी हुकूमत का। जी डॉक्टर खाकान सर, ऑब्वियसली मुआहिदा तो हो गया है, मगर इसमें जिस किस्म के अनाउंसमेंट्स आज हुई हैं पेट्रोलियम के हवाले से और GST के हवाले से, बहुत से लोगों का खदशा है सर कि अब इससे जो महंगाई है जो पहले ही कंट्रोल नहीं हो रही थी, वी आर गोइंग टू सी अनदर साइकिल ऑफ दैट। आप सर इससे इत्तेफाक करेंगे? देखिए, महंगाई जो है वो बहुत सी वजूहात से आ रही है। एक तो इंटरनेशनल महंगाई है, सब समझते हैं कि दुनिया भर में चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, इकोनॉमीज रिवाइव हुई हैं। हमारे यहाँ उसका असर हमारी जो नेबर्स हैं जो कि 4-5% पे हैं इन्फ्लेशन में, हम तकरीबन 9.2% पे हैं, और ये बढ़ी है 1% पिछले 4 माह में। उसकी वजह करेंसी की अप्रिसिएशन, यानी कि डॉलर जो है वो उसके अगेंस्ट हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हुई है। नंबर 3, हमारी अपनी क्रॉप्स का जो क्वांटिटेटिवली आप देखें तो हमें कॉटन पिछले साल, वीट, शुगर, पाम ऑयल, दालें, ये सब जब आपने इंपोर्ट की तो आपका जो फूड एंड फूड रिलेटेड बिल है लास्ट ईयर का वो $10 अरब का था। सो आप खुद रियलाइज करें कि ये पास थ्रू और इंक्रीज हुआ, सो आपकी लोकल प्रोडक्शन की वजह से। इन द लॉन्ग रन ऑफ कोर्स पाकिस्तान में महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि हम एक इकोनॉमी रन कर रहे हैं जिसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, ये दोनों जो हैं ये काबिल ज़िक्र इसलिए हैं कि अगर आप 5 क्रॉप्स अपनी पाकिस्तान की देखें तो योर प्रोडक्टिविटी इज हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट, सो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। सो अगेन मैं बारहा कहता रहता हूँ। अब इसी तरह आप एनर्जी सेक्टर को देखें, अगर आप इसी मायदे को लें तो ये बेस्ड है एक सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान में। ये प्लान मैंने लास्ट टाइम पाकिस्तान के लिए लिखा था, और ये बेस्ड है और हम इसको अपग्रेड करते रहते हैं। ये बेस्ड है कि क्या हम चेंजेस कर सकते हैं मैनेजरियल, क्या हम कॉस्ट रिडक्शंस कर सकते हैं, ये बेस्ड है कि हम कॉस्ट रिकवरी किस तरह कर सकते हैं। बट आई थिंक वक्त आ गया है कि हम इससे बहुत आगे जाकर सोचें। अगर आप वाकई चाहते हैं एक एफिशिएंट रिकन्फिगर्ड एनर्जी सेक्टर, तो आपको सोचना पड़ेगा कि 20 एंटिटीज पावर सेक्टर में गवर्नमेंट रन कर रही है, 8 एंटिटीज ऑयल एंड गैस सेक्टर में गवर्नमेंट रन कर रही है। डू यू वांट टू हैव एनर्जी सेक्टर लाइक योर टेलीफोन सेक्टर? मैं बड़ी आसान मिसाल देता हूं, आपके पास 4-5 एक्सटर्नल लोग हैं जो कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में चला रहे हैं। एक एफिशिएंट आपको मोबाइल सर्विस मिलती है, इसी तरह टेलीफोनी घर की है, इसी तरह आपके पास इंटरनेट का सोल्यूशन है। सोचें अगर सिर्फ आपकी बात काट रही हूँ, बट क्या आपके ख्याल में अभी इस हुकूमत के पास वक्त है कि वो एनर्जी सेक्टर के अंदर प्राइवेटाइजेशन कर ले? बिकॉज ये गुफ्तगू तो काफी अरसे से हो रही है सर। आरफा, ये बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक ये हुकूमतों का सवाल नहीं है। आई थिंक एज अ नेशन वी हैव टू अग्री कि क्या वी आर गोइंग टू हैव द गवर्नमेंट compete फॉर बिजनेस with the business sector, or we are going to let the government have time, whatever government that may be, to think, to form policies,
to have the political and social capital to do the right legislation. क्या हमने हुकूमत को, ये जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ अगले चंद सालों में डाइवेस्ट कर देंगे, बट एटलीस्ट हम सोचें तो इस तरफ। और डाइवेस्टमेंट का मतलब सिर्फ बेच देना नहीं है, डाइवेस्टमेंट का मतलब तो GDRs हैं, सेकंड प्राइस ऑफरिंग्स हैं, IPOs हैं, इंटरनेशनल मार्केट में IPOs हैं। एटलीस्ट हम अपने आप को खोलें तो इस चीज में। मतलब 2 RLNG प्लांट्स अगर हमने आज से बहुत अरसा पहले बेच दिए होते तो शायद हमें उसका जो सर्कुलर डेट था उसको ना संभालना पड़ता। सो व्हाट आई एम सेइंग एज अ जनरल फिलॉसफी, हमारे पास 85 कलीदी एंटिटीज हैं। सो एनर्जी सेक्टर में स्पेशली रिकन्फिगरेशन। दूसरी चीज, आई थिंक वी हैव टू रियली थिंक अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर। 3 रेवोल्यूशंस हुए हैं दुनिया में, एक एग्रीकल्चर में। सो दैट इज ये 2 एरियाज जरूर सोचें, और तीसरा जरूर इस चीज को सोचें जो मेरे दूसरे रफीक बात कर रहे थे, ये स्पेंडिंग रिफॉर्म्स भी करें, सिर्फ टैक्सेशन को ना देखें। पेंशन 500 अरब की है, दैट रिफॉर्म वी हैव टू डू, वी डोंट हैव टू आस्क एनीवन, वी शुड मूव ऑन इट। PSDP का भी रिफॉर्म करें। आपके पास इतने ब्राउन एसेट्स हैं, उनको यूज करें, अपनी रोड्स को लीज करें, उनसे पैसे लें और नई रोड्स बनाएं। आई थिंक दैट इज रियल स्ट्रक्चरल thinking about the economy that we have to start evolving. बिल्कुल सही। डॉक्टर ज़ुबैर सर, अब ये जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर नजीब आप भी शायद इसी की तरफ इशारा कर रहे थे सर, तो ये IMF प्रोग्राम तो फिर एक टेम्पररी चीज़ होगा, बट हुकूमत इसका ही फॉल आउट मैनेज करती रहेगी। रिफॉर्म्स तक जो बाकी बड़े रिफॉर्म्स हैं जिनका डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं, वहाँ तक तो बात शायद पहुँचे ही ना। जनाब देखिए, ये एक तो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं जहाँ पर ये स्ट्रक्चरल इश्यूज आते हैं, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज हैं। ये मैक्रो इकोनॉमी के ये बड़ा एक अहम जुज़ होता है कि अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी, स्टेबल किस लिहाज से कि आपकी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अंडर कंट्रोल हो, तो फिर आपके पास ये मौका मिलता है आपको कि आप डेवलपमेंट करें और आप चाइना की तरह और बाकी ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरह आप तरक्की करें। ये जो चीज़ें बताए, पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है वहाँ पर भी हमारी हुकूमतें जो हैं वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखकर फैसले करते हैं, नॉट नेशनल। यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन इश्यूज है, यहाँ पर भी वो सिर्फ इलेक्शन को देख रहे हैं। यहाँ पर अखराजात पे अखराजात किए जा रहे हैं। ये टैक्सेस बढ़ाने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है कि वो आप अखराजात नहीं कम कर रहे। IMF की प्रिस्क्रिप्शन अगर है ये स्टेबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बजट डेफिसिट को कम करने के लिए है। अगर आप अखराजात नहीं कम कर रहे, देखिए वहां पर तो सबसे बड़ा वाज़ेह जो आइटम है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स है। आप इंटरेस्ट रेट को कम करें, इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, बैंक्स के जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस के प्रॉफिट्स है वो उसमें कुछ कमी होगी, वरना वो मॉनेटरी पॉलिसी में उसका कोई असर नहीं है, वहां पर कुछ नहीं। बाकी द गवर्नमेंट इज टू लार्ज। तकरीबन डॉक्टर साहब माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना तो इस तरह देखा जाता है कि जैसे ये भी एक प्री कंडीशन थी IMF की। बिल्कुल, देखिए बात सुनिए, आप IMF के अपने आजकल कागजात देखें। आज उनकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट वहां पर वर्ल्ड बैंक में बैठी है, वो IMF में हमारी कुलीग थी व्हेन आई वाज देयर, और उसका सारी आजकल बात ही है इंटरेस्ट रेट रिप्रेशन पर। सारी दुनिया में 1-2% पर इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। दिस इज द बेस्ट वे। जब एक मुल्क मकरूज हो जाए उसको तो कम करने हमारे का लिए क्यों एक मुख्तलिफ प्रिस्क्रिप्शन? ये जनाब इसलिए कि हमारी अपनी टीम कमजोर है, वो उसको समझते नहीं है इन चीजों को। ये देखें, बात सुने, ये यहाँ पर जरा फंडामेंटल्स की तरफ आप जाएं। ये लोग इन चीजों को अगर समझते तो ये क्यों इस तरह की, अब ये आप कह रहे हैं कि इतने दिनों से बहस हो रही है, बहस किस चीज पर हो रही थी? कोई टेक्निकल इश्यूज पर हो रही होती है, हमें सामने हमारे सामने लाए कि भाई इन चीजों पर हम हार गए। वो ये जो टेक्निकल इश्यूज है इन पर कभी बात ही नहीं हुई। आप उनके अपने, मेरे जो स्टेट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है उसमें मैंने ये सब चीजें सबमिट की हुई हैं, एंड दैट पिटीशन हैज बीन एक्सेप्टेड। वी आर गोइंग अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन दैट इज इन द वेस्ट। देखें, जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और उसके बाद ह्यूज डेट्स डेवलप हो गए, इंटरेस्ट रेट्स वर स्लैश अक्रॉस द वेस्ट, और अब हर जगह प्रिस्क्रिप्शन ये है कि इंटरेस्ट रेट को कम से कम करें। पाकिस्तान में देखिए, खास तौर पर जब प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्रेडिट ड्रिवन एक्सपेंडिचर नहीं करता, पूरा जो क्रेडिट पाकिस्तान में दिया जाता है उसका 2% से कम कंज्यूमर क्रेडिट है। आप मेरी बात जरा सुन ले, तो अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रन आउट ऑफ टाइम, वेरी क्विकली सर, कैन यू रैप इट अप?
यस आई विल ऑल आई से कि ये जो प्रोग्राम अभी इन्होंने एग्री किया उसके IMF के साथ, ये पाकिस्तान के फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक के स्टेबलाइजेशन इश्यूज को एड्रेस नहीं करता, ये सिर्फ मलहम पट्टी लगा रहा है। फिलहाल आपको 1-2 साल और जाएगा और इस प्रोग्राम के आखिर में आप फिर यूल बी रेडी फॉर अनदर प्रोग्राम। ये पाकिस्तान के मुफाद में बहुत बिल्कुल शुक्रिया नहीं हमारे है। दो मेहमानों का, उन्होंने हमसे गुफ्तगू। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो ऑडियो टेप सामने आई है एक साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अदलिया के हवाले से जो इश्यूज़ और ख़बरें सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का एक मुबैना ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। अब बज़ाहिर लगता है कि साकिब निसार साहब की आवाज़ या उनसे मिलती जुलती एक आवाज़ में एक शख्स जो है वो किसी को नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा के केसेस के हवाले से हिदायत देते हुए सुनाई दे रहा है। ताहम जो साकिब निसार साहब हैं उन्होंने इस ऑडियो क्लिप को जाली और फैब्रिकेटेड करार दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस क्लिप के हवाले से कोई कानूनी ऑप्शन जो हैं उन पर भी गौर करेंगे। ये ऑडियो क्लिप जो है ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इससे पहले भी एक साबिक जो जज हैं वो इसी केसेस के हवाले से साकिब निसार साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि उन्होंने साकिब निसार साहब को बेल के हवाले से किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हुए फ़ोन पर सुना। वो जो जब एफिडेविट सामने आया था तो उसके ऊपर तो हाई कोर्ट ने नोटिस भी ले लिया है। साथ में एक लाहौर के अंदर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं गुलजार साहब, उन्होंने खिताब के दौरान ये वाजे किया कि अदलिया के ऊपर ना तो किसी किस्म का कोई दबाव है और ना ही कोई ऐसा फैसला है जो अदलिया ने किसी दबाव के तहत लिया है। मगर ये जो दो ऑडियो क्लिप्स हैं इस हवाले से, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बहस छिड़ी हुई है, ख़ास तौर पे जो नवाज़ शरीफ साहब का केस है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद साकी साहब, माहिर हैं, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। वेलकम टू द शो सर। सर, एक ऑडियो क्लिप है सामने आया है, उसके हवाले से भी इल्ज़ाम लग रहे हैं जुडिशरी पे। उससे पहले भी एक एफिडेविट एक साबिक जज का सामने आया। तो सर, ये जो ऑडियो क्लिप है क्या इसको हमें संजीदगी से लेना चाहिए, ख़ास तौर पे क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की बार बार लोग जिक्र करें कि सुप्रीम कोर्ट की एक और अपनी जो जजमेंट है उसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है एक ऑडियो क्लिप को एडमिसिबल करने का, वो तो शायद बहुत मुश्किल होगा टू फुलफिल ऑन दिस ऑडियो क्लिप। थैंक यू वेरी मच मोहतरमा, दुरुस्त फरमाया आपने। देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा केस में जो PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 675 में एक कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरियन ले डाउन कर चुकी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उसके एडमिसिबिलिटी के, उसके प्रूव के स्टेप्स जो हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है कि जो मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए हासिल करदा जो एविडेंस है, जो शहादत है, उसको प्रूव करना और डिस्प्रूव करने का तरीक़ाकार क्या होगा। ज़ाहिर है वो जजमेंट इस वक्त लैंड ऑफ द लॉ है, और जब तक ये साबित नहीं होता कि ये ओरिजिनल है तो मेरा ख्याल है ये कोई लीगल पर्पस तो सर्व नहीं करेगी। ये अदरवाइज़ बात है कि उसकी वजह से जो जनरल पीपल्स परसेप्शन है उसमें कुछ दरारें पड़ जाएं, या लोग उसको किस तरह उसके उस अंदाज में लेना शुरू कर दें कि ये एक जेन्युइनली इन्फ्लुएंस करने वाली बात थी। लेकिन अब सवाल ये है कि इसको लीगली एडमिसिबल साबित करना, बनाना और उसको एक एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट करना, वो तो प्रोसेस बहरहाल लॉ के अंदर जो मौजूद है उसको क्वालिफाई किए बगैर इसको आप एडमिसिबल एविडेंस ऑन द फेस ऑफ इट तो नहीं समझ सकते जब तक ये प्रूव ना हो। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है शाह कावर साहब ने, ये भी एक सीनियर माहिर कानून है, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। वेलकम टू सर। शाह कावर साहब, सर आबिद साकी साहब ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि लीगली तो शायद ये एडमिसिबल ना हो, मगर इससे जो एक पॉलिटिकल परसेप्शन है
या जनरली लोगों का परसेप्शन है उस पे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो सर अब ये दूसरा ऐसा अदलिया के हवाले से मामला है, इसको मगर अगर जुडिशरी ने टेकअप नहीं किया जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो क्या सर जो ओवरऑल परसेप्शन है जुडिशरी की उसको कोई हम कह सकते हैं कि उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा एंड इट कैन बी हार्मफुल टू द जुडिशरी? देखिए, बात ये है कि ये लग ये रहा है कि कुछ एक कैलकुलेटेड और एक बड़ी सोची समझी कैंपेन जरूर है कि जुडिशरी को जो है वो मलाइन किया जाए और उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जुडिशियल निज़ाम में बहुत सारी खराबियां हैं जिनको दूर करना जरूरी है, और उस पर बार जो है वो हमेशा कॉन्शियस रही है। खुद आबिद साकी साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, इनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, वो सब अपनी जगह पे हैं। लेकिन ये जो अभी टेप चली है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से, ये इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब है। उससे पहले आपने देखा कि एक जो है वो एफिडेविट आया एक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से, वो फिर अभी उसको जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस ले लिया और वो वहां पे जमा हो जाएगी। तो ऐसी टेप्स जो है, मैं समझता हूँ कि उसको इतना सीरियस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कोई भी ऐसी टेप जो ऑडियो या विजुअल जो भी होती है उसको साबित करने के लिए उसका एक तरीकाकार जो है वो कानून शहादत ऑर्डर 1984 में दर्ज है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं कि आप किस तरीके से किसी भी ऑडियो या वीडियो की रिकॉर्डिंग है उसको बतौर सबूत आप पेश कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो कहाँ कौन सी कोई इंक्वायरी चल रही है या कोई फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना हुआ है या कोई जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बना हुआ है कि जिसमें ये मामला जेर तजवीज है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसकी इंक्वायरी की भी जाए तो वो तो फिर उसको जितने भी उसके कानूनी लवाजमात हैं उसको पूरा करना होगा, और वो इंक्वायरी तो गवर्नमेंट कर सकती है। इस पे मैं ये भी नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने सुओ मोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस टेप को सामने रख के कोई नोटिस ले दे, क्योंकि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का एज सच कोई मुझे मसला नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको एक सेंसेशन के तौर पे जरूर फैलाया जा रहा है, जिससे जुडिशरी के मुतालिक एक परसेप्शन जो है नेगेटिव वो जरूर कायम हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका सिर्फ बाहर आ जाना और जनाब साकिब निसार साहब का इसको डिसऑन करना जो है, मैं समझता हूँ ये काफी है, इसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जा सकता। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें आबिद साकी साहब से और शाखावर साहब से। साकी साहब, शाखावर साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है सर। एक तरफ तो कहते हैं कि टाइमिंग बड़ी अहम है, इस वक्त क्यों निकली है, फिर साथ में कहते हैं कि इसको बिल्कुल अहमियत भी नहीं है इसकी, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है। तो सर अब इनकी बात से मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि संजीदगी से लें ऑडियो को या बिल्कुल भूल जाएं इसके बारे में। देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कमेंट फरमाया है। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ इसकी लीगल साइड पे ये गलत है, सही है, जब तक आप इसको प्रूव नहीं करेंगे इट वुड बी ऑफ नो यूज टू एनीवन। बाकी रह गया कि इसको प्रूफ तो सर ये हो नहीं सकती और ये इसको पॉलिटिकल एक यानी पॉलिटिकल पर्पस के लिए या किसी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल करना, तो वो तो मैं समझता हूँ अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर बंदा अपनी बात करने में आज़ाद है। लेकिन मियाँ साहब के इस स्पेसिफिक डिनाइल के बाद साकिब निसार साहब के डिनाइल के बाद तो फिर मैं समझता हूँ कि इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू एज सच नहीं रह जाती। जी शाखावर साहब, सर क्या ये हम कह सकते हैं कि ये भी एक तरीका है अब अदलिया पे दबाव डालने का, क्योंकि इस पे इतनी गुफ्तगू हो रही है, केसेस सुने भी जा रहे हैं, तो चाहे ये एडमिसिबल हो ना हो एक दबाव तो पड़ जाएगा एक प्रोसेस के ऊपर। जी बिल्कुल आरफा, एक दबाव तो बिल्कुल पड़ रहा है, और इस पे जो जुडिशरी के मुतालिक सवालात उठ रहे हैं उस पे उंगलियां उठ रही हैं, लोग तजिए कर रहे हैं, शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि
अगर ये टेप्स मौजूद थी पहले, जाहिर है कि जब ये हुई तो उस वक्त तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साकिब निसार साहब, तो उस वक्त किसी ने क्यों नहीं, जब वो सर्विंग जज थे और चीफ जस्टिस भी थे, तो उसका तो एक तरीकाकार है, तो उसकी इंक्वायरी तो सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कर सकती है। तो उस वक्त किसी ने अगर होता तो वो उस वक्त इन सर्विस उनकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में करते, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल किसी भी तहकीक कर सकती है किसी भी जज के कंडक्ट के बारे में या मिसकंडक्ट के बारे में, तो वो तो सिर्फ वही फोरम है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और भी आपको बात याद दिलाऊंगा कि एक बहुत बड़ी और शख्सियत के बारे में एक प्राइवेट टेलीविजन ने कोई 2.5 घंटे उनकी एक वीडियो जो है वो टेलीकास्ट की थी और ऑन एयर की थी। बाद में उसकी माफी भी मांगी गई और उस पे कैमरा ने उनको एक मामूली जुर्माना भी कर दिया गया था। तो वो तो बड़ा सीरियस इशू था कि वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे थे। उस पे हुकूमत ने जो है कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इंक्वायरी नहीं की, अदलिया ने नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि ये तो इस स्टेज के ऊपर, जब आबिद साकी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब मियां साकिब निसार साहब ने उसको डिसऑन कर दिया है, तो फिर ये जिसने इसको ओपन किया है वो कानून शहादत के मुताबिक वो तमाम तकाजे पूरे करे और उसको साबित करे। तो उसको साबित करना तो उनका काम है। लेकिन एक बात जरूर है कि ये जुडिशरी के अगेंस्ट जो है एक स्मेयर कैंपेन चल रही है, सही सर, एक सोचा समझा मंसूबा लग रहा है। बिल्कुल। साकी साहब, सर एक थोड़ा सा दूसरा भी अहम इशू सामने आया। गुज़िश्ता रोज़ एक सेमिनार हुआ, उसके अंदर सुपीरियर जुडिशरी जो थी उन्होंने भी हिस्सा लिया, उधर उन्होंने तकरीरें की। बाद में पता चला कि नवाज शरीफ साहब का भी खिताब था। तो कुछ लोगों ने ये तनकीद की कि ये नवाज शरीफ साहब का जो खिताब था, इसकी बात डिलिबरेटली छुपाई गई जो जुडिशरी से, और जब उनसे कहा गया कि वो आके गुफ्तगू करे। सर इस हवाले से आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? कमेंट करूंगा इस पे, और बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं क्लैरिफाई करूँ। एक तो ये है कि जब जुडिशल मेंबर ऑफ द हायर जुडिशरी जब इनवाइटेड थे तो वो एक दिन पहले का सेशन था। इनॉग्रल सेशन में चीफ जस्टिस साहब मौजूद थे और बाकी जज अतर मिनल्ला साहब मौजूद थे और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मौजूद थे और बाकी जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के भी मौजूद थे। तो वो एक दिन पहले का सेशन था जो इनॉग्रल सेशन था, और जिसमें एक लीगल पर्सपेक्टिव्स के हवाले से और लीगल इश्यूज़ के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हवाले से, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, और जुडिशरी की एज ए वेरी सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट के हवाले से वहाँ गुफ्तगू हो रही थी कि विज़ विज़ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं, कैसे उनके फंडामेंटल राइट्स को थ्रू जुडिशल प्रोसेस प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो वो बिल्कुल एक अलग दिन था, एक अलग टॉपिक था, उसमें अलग गुफ्तगू हुई है। नवाज शरीफ वहाँ कहीं नहीं था। नवाज शरीफ को नेक्स्ट डे के जो क्लोजिंग सेशन है उसमें जो मुंतजमीन हैं उन्होंने उसको मदऊ किया, लेकिन उनकी तकरीर भी बस वो तारें काट दी गई, वो न चल सकी। तो मैं समझता हूँ नवाज शरीफ सर किसने तारें काटी, वेरी क्विकली ये तो हमें बता दें। आपको पता है तारें कौन काटते हैं आरिफा? मेरे से ज़्यादा आपको मालूम होना चाहिए कि तारें काटने वाले कौन हैं। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद फिर देखें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आसमान जागीर की कॉन्फ्रेंस का बुनियादी तस्वुर ही ये है कि हम अपने आइनी और कानूनी हुकूक की जो रियलाइजेशन है उसके लिए हम सेंसिटाइज करते हैं, एजुकेट करते हैं, यूथ आती है, बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स आते हैं, हमारा वक्त गेस्ट आते हैं। इसलिए मैं विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।